का वक्त था। सभी लोग आना जाना वहां से कर रहे थे। जो बच्चे लोग थे वो स्कूल जा रहे थे, पेरेंट्स अपने अपने काम पे जा रहे थे, जो मजदूर लोग हैं वो अपनी मजदूरी के लिए निकल रहे थे। लेकिन सड़क के पास ही एक खंडहर मकान से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में जब दो चार लोग साथ में निकल रहे थे और एक दूसरे से बात करते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ बदबू क्यों आ रही है, तभी उन्हें ये समझ में आता है कि इस खंडहर के अंदर से बदबू आ रही है। और वहां पर जाकर वो देखने की कोशिश करते हैं। जाकर देखते हैं कि एक कंबल में एक लिपटा हुआ शरीर वहां पड़ा हुआ है। साथ ही वहां पर थोड़ा ब्लड भी लगा हुआ है कंबल में, और साथ ही काफी सारी मक्खियां उसके ऊपर भिनभिना रही हैं। ये देखते ही अंदाजा हो जाता है कि हो न हो ये किसी आदमी की ही लाश है। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। और उसके बाद जो तथ्य सामने आता है, जो सच्चाई सामने आती है, उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है या आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, और बात है 20 दिसंबर 2023 की। जब सुबह सुबह ये सभी लोग निकल रहे थे तो पता चलता है कि वहां पर एक अर्धनग्न अवस्था में एक लाश पड़ी है एक आदमी की। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और छानबीन शुरू करती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और साथ ही आसपास के जो भी लोग मौजूद थे सभी से पूछा जाता है कि ये आदमी कौन है, लेकिन उस आदमी को कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। पुलिस के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह थी कि इसकी बॉडी यहाँ है पर इसको कोई पहचान नहीं रहा, मतलब ये आदमी यहाँ आसपास का तो नहीं हो सकता। और इसी खोजबीन में लगभग 4 से 5 दिन का समय निकल जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। तब एक तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से गोद कर इस आदमी की हत्या की गई है। साथ ही इसका गला भी दबाया गया है। दुश्मनी इतनी गहरी थी कि इस तरीके से इसका कत्ल किया गया है कि किसी भी कंडीशन में बच ना पाए। लेकिन अब कातिल कौन है, यहाँ तो सबसे बड़ा विषय ये था कि पुलिस को ये ही नहीं पता था कि जो मर गया है वो कौन है। और इसी तरीके से 4 से 5 दिन का समय निकल जाता है। तभी एक गुलशन नाम का व्यक्ति आता है। वो हर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने भाई को ढूंढने की गुहार लगाता है और सबको कहता है कि मेरे भाई का जो मोबाइल नंबर है वो बंद है, मेरा भाई लापता है, कहीं मिल नहीं रहा है, उसे ढूंढने में मदद कीजिए। अब जब वो इस पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है जहां बॉडी मिली थी, वहां पर बोलते हैं कि तुम्हारे भाई की उम्र क्या थी और कैसा दिखता था। वो एक हुलिया बताता है और तभी पुलिस उसको जो लाश मिली थी उसकी फोटो दिखाते हैं, और वो गुलशन एक बार में पहचान लेता है कि हो न हो ये मेरा भाई ही है, क्योंकि इसकी पूरी जो पर्सनालिटी है वो मेरे भाई के जैसी दिखती है। हालांकि पुलिस पूछती है गुलशन से कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा भाई कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, सारी चीजें पूछते हैं। तो गुलशन कहता है कि उत्तर प्रदेश के जालौन का हम रहने वाले हैं, मेरा भाई भी वहीं का रहने वाला है। लगभग 30 से 32 साल की उम्र है, उनकी शादी हो चुकी है, एक बच्ची भी है लगभग 2 साल की, और जिसका नाम संजय है। पुलिस कहती है कि अगर तुम जालौन से हो तो यहाँ गाजियाबाद में क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मेरा भाई एक ऑटो ड्राइवर है, वो ऑटो चलाता है और यहीं रहकर अपने परिवार के साथ गुजर बसर करता है। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले वो गुलशन की मदद से उस घर पर पहुंचते हैं जहां उसका भाई संजय रहा करता था। वहां जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो उसकी भाभी थी जिसका नाम प्रियंका होता है, वो आराम से अपने घर में बच्ची के साथ खेल रही थी।
हालांकि जब वहां जिस घर में किराए से वो लोग रह रहे थे, वहां जब पुलिस जा रही थी तो कई जगह पुलिस को खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं, जो कि अब सूख गए थे। जाकर पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हारा पति 4 से 5 दिन से गायब है, ऐसा तुम्हारे देवर का कहना है और तुम आराम से बैठी हो, ना ही तुमने कहीं शिकायत दर्ज कराई। तो महिला कहती है, किसने कहा कि मेरा पति गायब है? मेरे पति तो घर पर ही हैं। और वो अपने पति को आवाज लगाती है। पति निकलकर बाहर आता है तो गुलशन हैरान हो जाता है और गुलशन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, भाभी मेरी है, ये भतीजी भी मेरी है, लेकिन ये जो आदमी है ये मेरा भाई संजय नहीं है बल्कि कोई और है। इतना सुनना था कि पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस तुरंत ही प्रियंका को और उसका जो घर में प्रेमी था उसको गिरफ्तार कर लेती है और उन दोनों को पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाती है। सख्ती से वहां की लेडी जो एसीपी होती हैं वो सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती हैं प्रियंका से, और उसके बाद प्रियंका जो खुलासा करती है वो सच में सभी की सोच से परे था। दरअसल प्रियंका कहती है कि उसकी और संजय की शादी कुछ साल पहले हुई थी। हालांकि यहाँ पर एक नई बात सामने आती है कि प्रियंका से पहले भी संजय की शादी हो चुकी थी और उसकी 2 बेटियां भी थी। लेकिन संजय को अपनी घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था, अपनी बीवी में मन नहीं लगता था, और इसी तरीके से एक दिन उसकी मुलाकात होती है प्रियंका से और वो प्रियंका से प्यार करने लग जाता है। और प्यार करने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद यहाँ गाजियाबाद आके संजय अपना ऑटो का जो काम था वो करता है, पैसे कमाता है और हंसी खुशी उनकी जिंदगी चल रही थी। इसी बीच उनको एक बच्ची भी हो जाती है जिसकी उम्र 2023 दिसंबर में लगभग 2 साल के आसपास थी। कहानी में मोड़ तब आता है, संजय अपने काम पर गया हुआ था, तभी एक दिन घर में कुछ काम आता है तो एक मजदूर घर पर काम करने के लिए आता है। अब जो मजदूर होता है वो सारा दिन घर में काम करता है और इसी बीच जो संजय की पत्नी होती है प्रियंका, उसको उस मजदूर से प्यार हो जाता है और प्यार बहुत ही कम वक्त में इतना गहरा हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लग जाते हैं। संजय जब भी काम से बाहर जाता, प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड प्रेमी मजदूर को अपने घर पर बुलाती और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाती। बच्ची अभी छोटी थी, उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि नाजायज रिश्ते ज्यादा दिन तक आप छुपा नहीं सकते। और एक दिन ऐसा ही होता है, वो दोनों घर में नाजायज रिश्तों में थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे। तभी अचानक संजय घर आ जाता है और उन दोनों को अपनी आंखों से देख लेता है। और देखने के बाद संजय अपनी पत्नी प्रियंका के साथ बहुत मारपीट करता है, भला बुरा कहता है, और इस घटना के बाद हर रोज प्रियंका और संजय में लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। संजय एक तरफ जहां हमेशा अपनी पत्नी को समझाता है कि वो अपने प्रेमी को छोड़ दे और अपनी जिंदगी में खुश रहे, वहीं प्रियंका जैसे ही उसका पति जाता वो फोन पर लग जाती और प्रेमी को बुलाने लग जाती। संजय भी बहुत परेशान हो गया था और प्रियंका भी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो उसको अपने प्रेमी के साथ ही रहना था। और वक्त बीतता है और कुछ ही समय बाद प्रियंका एक दिन सनक जाती है, उसका दिमाग कहें या जो भी कहे, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी बच्ची को लेकर बिना बताए, जब संजय घर पर नहीं था, घर छोड़कर चली जाती है। संजय इधर उधर भटकता रहता है, अपनी पत्नी को कई दिनों तक ढूंढता रहता है। तभी उसको कहीं से खबर मिलती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो यहाँ रह रही है। और जब वो वहां जाकर देखता है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी अपने प्रेमी मजदूर के घर में उसी के साथ बड़े आराम से रह रही थी। और संजय देखकर गुस्सा तो उसे बहुत आता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था और वो अपनी पत्नी प्रियंका से कहता है कि तुम घर चलो, अपनी गृहस्थी को इस तरीके से बर्बाद मत करो, मेरी 2 साल की बेटी है उसके बारे में सोचो। पहले तो प्रियंका मना करती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, लेकिन संजय बहुत रिक्वेस्ट करता है
तो प्रियंका कहती है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे घर में रहूंगी, अगर तुम मेरे प्रेमी को भी अपने साथ ही रखोगे। संजय मजबूर था, वो अपनी बच्ची के खातिर ये शर्त अपनी बीवी की मान लेता है और इस तरीके से संजय, संजय की पत्नी प्रियंका, प्रियंका का प्रेमी, मजदूर और उसकी एक 2 साल की बच्ची चारों एक घर में एक परिवार की तरह रहने लग जाते हैं। बेडरूम में भी संजय, ये चारों एक ही बिस्तर पे सोते थे, जहां पर बीच में प्रियंका, एक तरफ पति और एक तरफ प्रेमी। ये स्थिति सोचकर ही बहुत ही आपत्तिजनक होती है और उस पति पर तो ऑब्वियसली क्या बीतती होगी जब उसकी पत्नी उसकी ही आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड प्रेमी मजदूर के बाहों में आपत्तिजनक स्थिति में होती थी और संजय देखता रहता था। और ये बात संजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इस तरीके से रोज ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कुछ वक्त बीतता है, प्रियंका अपने प्रेमी से कहती है, जिसका नाम गुर्जर होता है, गुंजन को कहती है कि अब इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं रोज-रोज की ऐसी तहस-नहस ज़िंदगी से, झगड़े की ज़िंदगी से बोर हो चुकी हूँ। और दोनों मिलकर प्लान करते हैं। जब उस दिन संजय गहरी नींद में सो रहा था, दिसंबर 2023-20 की बात है, सो रहा था तभी पत्नी प्रियंका जाकर संजय के सीने में बैठ जाती है और एक धारदार हथियार से अपने पति संजय का गला रेत देती है। गला रेतने के बाद संजय छटपटाता हुआ उठता है, वो इधर-उधर भागने की कोशिश करता है और उसी की वजह से उसके पूरे घर, सीढ़ियों में कहीं खून टपक रहा था। और उसके बाद उसका प्रेमी मिलकर वो दोनों उसको पकड़ते हैं, उसकी जो बची-खुची सांसें होती हैं उसको भी खत्म करते हैं गोद कर चाकू से और उसके बाद एक कंबल निकालते हैं, कंबल में लपेटकर उसकी बॉडी को एक खंडहर मकान में फेंक देते हैं। उन्हें ये कभी भी उन्हें ये नहीं सोचा था कि हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो खंडहर मकान था वो उनके घर से काफी दूर था और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपने प्रेमी को अपने पति के रूप में अपने घर में तो रख ही रखा था, इसलिए किसी को ये अंदेशा भी नहीं हो सकता था कि इस औरत का पति कहाँ गया। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अगर कानून अपनी जांच निष्पक्षता और पूरी ईमानदारी से करे तो कोई भी क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों न हो, चाह कर भी कभी नहीं बच सकता। और इस तरीके से प्रियंका, प्रियंका का प्रेमी दोनों ही सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन वही एक, हर बार की तरह वही एक जिंदगी कि एक नाजायज संबंध, एक नाजायज रिश्ता फिर से एक पूरे परिवार को तबाह कर देता है और सबसे बुरा होता है बच्चों के साथ। उस 2 साल की मासूम बच्ची की क्या ही दोष था, क्या गलती थी और उसकी वजह से उसको एक यतीम की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। पता नहीं उसका भविष्य क्या होगा, उसका लालन-पालन कैसे होगा, क्योंकि सिर पर ना तो बाप का साया था और ना ही माँ का। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, सचेत करना है, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।